हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो पहला अध्याय है यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान में, तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर को हम कंप्लीट करा दें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, या ये कह दें हम कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है वो किसके लिए? अभिक्रिया का मतलब है यहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। रासायनिक अभिक्रिया पहले लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ बनता है। तो लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो नया पदार्थ बनना चाहिए इसमें। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनेगा, तो उसको अभिक्रिया बोलेंगे, रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन। तो क्या बनता है ये? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए ये कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये जो भाग लेते हैं इनको बोलते हैं हम, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक, या इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट्स। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्लियर? जो बनता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए इस तरह से जो हम लिखते हैं इनको, इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। यहीं पर लिख देता हूं मैं, शब्द समीकरण। ये आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं? शब्द समीकरण। क्योंकि इसमें हमने शब्द लिखा है, यहां पे कोई संकेत नहीं लिखा है। तो कार्बन ऑक्सीजन, इसका कोई संकेत नहीं लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शब्द समीकरण। क्लियर? और रासायनिक अभिक्रिया तो ये है ही है, शब्द समीकरण भी है। इसके अलावा ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया भी है। ये एक एक करके आपको सब क्लियर हो जाएगा कि समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्लियर हो गया यहां पर? तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। जैसे कांच का टूटना, कांच अगर टूटता है तो कांच ही बनता है, तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, वो रासायनिक नहीं होगा।
इसके अलावा अगर पेपर अगर फोल्ड कर रहे हैं या फाड़ रहे हैं पेपर को, तो वो क्या है, वो है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पेपर यानी कागज ही बनेगा। लकड़ी का टूटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी ही बनेगी। मोम का पिघलना, मोम के पिघलने से मोम ही बनेगा, वो भी भौतिक परिवर्तन है। तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। लेकिन दूध से दही बनना, दूध से दही बिल्कुल अलग है, उसमें खट्टापन आ जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कागज है, पेपर है, उसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसमें देखा होगा आपने राख भी बनती है, तो वो प्रकाश भी उत्पन्न होता है, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जो जंग लगती है, जो जंग है वो लोहे का ऑक्साइड होता है, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन जो वातावरण में उपस्थित है उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको डेली लाइफ में दिख जाती हैं ये, तो ये समझ में आ गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अंतर। तो अब देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण पे। अगर इसी को हम संकेत में लिख दें, संकेतों में प्रदर्शित करें, तो देखिए कि अब हेडिंग डाल रहे हैं हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये हमने लिया हेडिंग हमारा। ये क्या है, देखिए, यदि शब्द समीकरण या शब्द समीकरण को संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया की शब्द समीकरण को संकेतों द्वारा व्यक्त, संकेत किसके हैं, अभिकारक और उत्पादों के। जैसे यहां देखिए C प्लस ऑक्सीजन O2 होता है, क्या बना, CO2। और अगर आप ये इनके सिंबल यानी भौतिक जो अवस्था है, गैस है, ठोस है, उसको भी लिख दें तो और अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा ये, C प्लस O2 इक्वल टू CO2। तो ये क्या है, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण भी है। क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, ये रासायनिक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, अभिक्रिया तो है ही है क्योंकि नया पदार्थ बना है, और ये रासायनिक समीकरण भी है। तो जितनी भी रासायनिक समीकरण होती हैं सब क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं। समझ में आ गया। लेकिन इसको रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इसमें संकेत प्रयोग नहीं किया गया। अभिक्रिया तो है ये, तो लिख सकते हैं कि सभी रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण नहीं होते। समझ में आ गया। तो इस चीज का समझ लो कि सभी क्या है, सभी जो रासायनिक समीकरण हैं वो क्या होते हैं, सभी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं ही होती हैं। सभी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, परंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण नहीं होते। देखिए यहां पर ये रासायनिक क्या है, अभिक्रिया तो है लेकिन समीकरण नहीं है, क्योंकि संकेतों द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है। तो ये क्लियर है, आप किसी भी डाउट में आप न रहें, क्लियर है ये। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो बैलेंस करना। तो लिख सकते हैं रासायनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समीकरण संतुलित करना। संतुलित कैसे होगा, देखिए पहले तो रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे लोहा है आपके पास और लोहे का संकेत है Fe प्लस, इसमें आपने H2O यानी जल वाष्प, ये गैस रूप में है, आयरन पर डाला और ये क्या होता है, ठोस होता है, ये सॉलिड लिख देते हैं इसको हम, आयरन ठोस है, सॉलिड माने ठोस, ये गैस। इसमें बना Fe3O4 प्लस H2, ये बना है, ये आयरन का ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस निकली है। इसको संतुलित करना है, तो देखिए एक एक करके संतुलित करते हैं। जैसे आयरन है, यहां शुरू में आयरन को देखिए, यानी लोहे को संतुलित करना। पहला देखिए लोहे को संतुलित करते हैं, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ही देखिए, यहां कितना है, एक है, लोहा एक है, आयरन का मॉलिक्यूल एक है, परमाणु एटम, तो यहां कितने हैं, Fe3 तीन है यहां, तो यहां 3 लगा दीजिए, 3Fe, ये ठोस है, इसको लिखो या मत लिखो, बाद में भी लिख सकते हो, अभी इसको ऐसे रहने दो, लास्ट में लिख देना संतुलित करने के बाद, प्लस H2O, एक एक स्टेप कीजिए, इसको भी बाद में ही लिखिए, यहां से हटाइए, ये Fe3O4 प्लस H2, 3 Fe हो गए और यहां भी 3 Fe हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं या हाइड्रोजन, देखिए स्टेप वाइज चलते हैं, ये देखा फिर ये इसको देखा, तो हाइड्रोजन यहां कितने हैं, यहां 2 हाइड्रोजन हैं और यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं, यहां 2 हाइड्रोजन हैं, यहां 2 हाइड्रोजन हैं, बराबर हैं ये। इसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बराबर 1, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो बताइए कहां पे हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, इधर अभिकारक की तरफ, बाईं तरफ, इधर कम है ना, तो कैसे होंगे ये, जब इसमें 1 में 4 की गुणा हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 4। तो देखिए ये पता चल गया 4 की होनी है। अब यहां ऑक्सीजन कितना है, 1 है, देखो जहां कुछ भी नहीं होता वो 1 होता है, 1 है यहां ऑक्सीजन, तो जब 1 ऑक्सीजन है यहां, तो यहां पर हम 4 आगे लगाएंगे, यहां नहीं कि यहीं पर कर दो आप, यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती कि 4 यहां कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल का सूत्र जो है नहीं बदलना चाहिए, वो H2O ही रहना चाहिए। अपना दिमाग ज्यादा उसमें नहीं खपाना है आपको कि यहां लगा दो, नहीं, आगे ही लगाओगे, ध्यान से देख लो बहुत। तो बराबर हो गए। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और यहां भी ऑक्सीजन देखो 4 हो गए, यहां आगे है तो 1 है, तो 1 की 4 में गुणा होगी तो 4 हो जाएंगे, यहां बराबर हो गए। अब और देखिए, अब ये बराबर हो गया। अब अगला स्टेप, इसी स्टेप में तो इसको आप अगले स्टेप में भी कर सकते हो। दूसरे स्टेप में क्या किया आपने, 3Fe प्लस 4H2O एरो लगाया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक स्टेप में भी कर देंगे, Fe3O4 प्लस H2। अब हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई, देखो यहां कितने हैं, 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 दूनी 8, कितना होगा 8।
हाइड्रोजन देख रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहां जो हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है 2, यहां पे हाइड्रोजन है 2, तो देखते हैं 2 है हाइड्रोजन, 2 में कितने की गुणा करें जो 8 हो जाए, तो 4 की सीधा सीधा, तो 2 तो है ही और 4 की आगे कर दो, हो जाएगा। तो आप जो है एक एक स्टेप करके कर सकते हैं इसको। अब ये मैंने समझा दिया यहां, अब अगले स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट के तीसरे स्टेप में क्या किया आपने, प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया ये। अब देखो सब चीज, यहां Fe कितने हैं, Fe बराबर 3, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन बराबर है यहां 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर भी देखो Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, सब चीज बैलेंस है यहां पर, सब चीज जो है आपकी संतुलित है। ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान है ये, इसको करना, इसको हम रफ किए देते हैं, ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। और अब आप चाहें तो ये ठोस अवस्था लिख सकते हैं, Fe सॉलिड है, ये गैस है, ये भी ठोस में बनता है, प्लस ये गैस है, ऐसे अब आप लिख सकते हैं लास्ट में। तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं। और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, आप उनको संतुलित कर सकते हैं। जैसे एक आपके कोर्स में भी दे रखी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना, मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, प्लस जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको दहन भी बोलते हैं, दहन अभिक्रिया, जलाना। तो हो गया MgO। अब इसमें ये गलती मत करना, कुछ करते हैं फॉर्मूले ही बनाने नहीं आते, फॉर्मूले बनाना है, हालांकि हमने वीडियो बना रखी है उस पर, कुछ करते हैं MgO2, कुछ का दिमाग और ज्यादा चलता है तो MgO3, यानी कि यही पता नहीं फॉर्मूला क्या बनेगा, तो MgO बनेगा। और ये सूत्र आपको आने चाहिए, अभी हम यहां नहीं बता रहे हैं। देखो MgO ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, Mg की संयोजकता होती है 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो सीधा सीधा लिख देते हैं MgO। इस तरह से इनका रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, अब संतुलित करना है। तो Mg तो 1 है, Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहां 2, यहां ऑक्सीजन कितना है 1, किधर गुणा करना पड़ेगा हमें, उत्पाद की तरफ। तो यहां पर देखिए 1 है, तो इसमें ही तो करना पड़ेगा, तो कितना की करनी पड़ी हमें, 2 की करनी पड़ेगी आगे। अब 2 ऑक्सीजन हो गए, यहां 2 ऑक्सीजन हो गए, तो Mg भी इधर क्या हो गए, अब Mg हो गए 2, और Mg इधर क्या है 1 है, 1 ही है, तो इसके आगे और कर दो, बन गया। एक ही स्टेप में हमने ये करा दी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये सफेद रंग का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा, और प्रकाश है, इसके अलावा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और ये बनता है। क्लियर, ये हुआ समीकरण संतुलित करना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स, कितने प्रकार की हो सकती हैं ये। जैसे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 जो पदार्थ हैं वो मिलके नया पदार्थ बनाते हैं, कुछ में जो एक पदार्थ है वो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, कुछ में विस्थापन होता है। तो ये कितने प्रकार की हो सकती हैं देखते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है इसमें संयोजन अभिक्रिया।
इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शॉर्ट में कर दिया है हमने इसको। इसमें क्या होता है, पहले लिखे देते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल, या एक भी कह सकते हैं इसको, उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखिए यहां कि अभी एक रिएक्शन बताई थी हमने, सी, बहुत ही सिंपल, C+O2। यहां दो हैं ये, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिले और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बना, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही यहां पे उत्पाद बन रहा है। तो क्या होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारी हैं, जैसे आप लेते हो, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सफेदी करने के लिए प्रयोग होता है, व्हाइट वॉशिंग में प्रयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये दीवारों पर कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उपस्थित होती है वातावरण में, उससे मिलके ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो जो पपड़ी सी दिखती है दीवारों पे आपको, वो कठोर पदार्थ होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहां पे जो दिख रहा है आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां एक उत्पाद की जगह दो बन रहे हैं, ये दो बन रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहां ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, क्यों कि वाटर, एक और एक दो उत्पाद बन रहे हैं, बनना चाहिए था एक, लेकिन यहां पे बन रहे हैं दो, और संतुलित है ये समीकरण। देखिए दो ऑक्सीजन, दो और दो चार, तीन और एक चार, संतुलित है। तो यहां पर दो बन रहे हैं, इसलिए ये संयोजन में नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, तो उसको आप कर लेना, अलग से कर लेना तैयार। और देखिए Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2, 2MgO, एक उत्पाद बन रहा है यहां पे। इसको मत देखिए दो, इसको देखिए कि एक ही प्रकार का है, बन रहा है दो से मिलकर, हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनमें कि दो या दो से अधिक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये हो जाएगा। इसी में देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया जो हो सकती हैं वो ऊष्मा क्षेपी भी हो सकती हैं और ऊष्मा शोषी भी हो सकती हैं। तो देखते हैं ऊष्मा, इसको यहां से रफ किए देते हैं और अलग से बताते हैं, क्योंकि वो अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, संयोजन अभिक्रियाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बना, प्लस ऊष्मा, किलो जूल पर मोल में भी ले सकते हैं इसको हम, किलो कैलोरी पर मोल। तो ऊष्मा निकलती है, देखा होगा आपने, लकड़ी को जलाएं, लकड़ी में कार्बन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा जिनमें निकले, कोयले का जलना, कोयले में भी कार्बन होता है, तो उसमें भी क्या है, ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सो माने निकलना, एग्जिट से बना है वो। तो ये तो संयोजन भी है और ऊष्मा क्षेपी भी है। इसके अलावा और देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी में और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेथेन गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना, CO2 प्लस 2H2O,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है, प्लस ऊष्मा इसमें निकल रही है, और प्रकाश भी निकल सकता है, क्योंकि जब एलपीजी गैस है घरों में जलती है तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा और प्रकाश, तो ये हो गया, ये भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके बुक में दे रखी हैं। ये श्वसन अभिक्रिया जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? इसमें ऊष्मा ली जाती है, अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी हमें। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं और भौतिक परिवर्तन भी ऐसे हैं बहुत सारे, जैसे चीनी को पानी में घोलना है तो क्या है, ऊष्मा देनी पड़ेगी, वो वातावरण से लेता है वहां पे। तो जो अभिक्रियाएं ऊष्मा देने पर ज्यादा होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, और जब ये लिखे दे रहा हूं मैं पोटेशियम क्लोरेट, तो इसको जब 2KCl + 3O2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहां पे बनता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन नहीं है, ये संयोजन नहीं है, ये अपघटन अभिक्रिया है जो इसके बाद बताएंगे। लेकिन ये कैसी है, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसमें तोड़ना है हमको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और देखिए, अगर आप डिकम्पोजिशन, जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो ज्यादातर क्या हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। उसमें एक पदार्थ जो है वो तोड़ा जाता है। 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO2 + O2, इसमें टूट रहा है। यहां भी क्या है, ये ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो यहां हम ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा लिख देंगे यहां पर, या इसको ऐसे भी बना देते हैं, या इस तरह से, ये साइन होता है ऊष्मा शोषी का। और यहां पे अगर इसको देखना है तो यहां ना माइनस का साइन लगा होता है, तब मानना कि माइनस ऊष्मा अगर लिखी हुई है या ऊष्मा का कुछ मान लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, शोषित हो रही है। जब इस माइनस साइन को इधर आएंगे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी दी जा रही है वो अभिकारकों को। ये हो गया। इसके बाद ये अभिक्रियाएं, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, अपघटन अभिक्रिया। देखते हैं क्या होती है। डिकम्पोजिशन यानी टूटता है, अपघटन अभिक्रिया देखिए, अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, या वियोजन भी बोल सकते हैं इनको, वियोजन अभिक्रियाएं। तो क्या होता है इनमें कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है, अपघटित हो जाता है। जैसे देखते हैं FeSO4, संतुलित रासायनिक समीकरण ले रहे हैं हम, फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। इसको तोड़ दीजिए, किस में टूटेगा, ऊष्मा देने पे, ऊष्मा दी जाती है, क्या बनता है, Fe2O3 +
SO2 प्लस SO3। कितने बन गए? एक है, 3 बन गए, 1 2 3 यहां पर। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? और देखिए और बहुत सारी हैं, अभी जो बताया था 2KClO3, इसको ऊष्मा देने पे किसमें टूट जाते हैं? ये 2KCl प्लस 3O2, ये हो गया। बहुत सारी अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं हैं, तो दूसरी हमने बता दी है यहां आपको। तीसरा, अब इसी के प्रकार, अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार। अपघटन जो हो सकता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, यदि ताप द्वारा या प्रकाश द्वारा या विद्युत द्वारा। तो 3 होते हैं, यानी इनके प्रकार। पहला देखिए अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला हो जाएगा आपका ताप अपघटन अभिक्रिया, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट देने पे अभिक्रिया हो रही है तो ताप से क्या होगा? ये जितनी भी हैं ये ऊष्मा देने पे हो रहा है, तो ये जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं ताप अपघटन अभिक्रिया के। और अलग से भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे 2PbNO3, ये दे रखा है एग्जाम्पल। लेड नाइट्रेट का होल ट्वाइस को गर्म करना, तो क्या हो जाएगा? 2PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट कीजिए इसको, हीट किया, ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पे क्या बना? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो देखिए अकेला है, यहां 1 2 3 जो है 3 प्रकार के यहां पे हमारे उत्पाद बन गए। तो क्या हुआ? प्रोडक्ट बने ज्यादा। तो ये ताप अपघटन अभिक्रियाएं हैं, और ये भी ताप अपघटन अभिक्रियाएं थी। दूसरा देखिए, इसमें प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश द्वारा, यानी सनलाइट में रख दो, या जैसे बल्ब की लाइट है उसमें रखने पे अगर अपघटन होता है तो वो क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होता है। तो इसको देखते हैं प्रकाशीय, जैसे 2AgCl, Ag क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बोलते हैं सूर्य का प्रकाश, तो 2Ag प्लस Cl2, ये सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। और देखिए 2AgBr, ये भी आप सनलाइट में या सूर्य का प्रकाश, हिंदी में लिखे देता हूं इसको, सूर्य का प्रकाश, तो 2Ag प्लस Br2। इस वाली अभिक्रिया का प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, अब तो कलर्ड फोटोग्राफ चल रहे हैं और डिजिटल फोटोग्राफ बनते हैं अब तो, पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ बनते थे तो उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड जो उस पर फोटो पर रहता था, उसे सनलाइट में रख देते थे, धूप में रख देते थे, जिससे वो डिकम्पोज हो जाता था, तो सिल्वर और ब्रोमीन बनता था, वहां पे इसमें प्रयोग होता है। तीसरा है विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली द्वारा हम जो अपघटन करेंगे वो क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होगा। तो उसको देखते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो इसको यहां से, और तीसरा इसी में प्रकार है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में आपका जल है, जैसे 2H2O जल है, जल में थोड़ा सा अम्ल या क्षार
की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं, एसिड या बेस की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं जिससे वो सुचालक बन सके, कंडक्टर बन सके, करंट पास हो सके। तो यहां पर 2H2 प्लस O2 बनता है और ये क्या करने पे बनता है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैथोड एनोड पर मिलते हैं और इसमें क्या होता है, और सोडियम क्लोराइड जैसे नमक है उसको भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको समझा रहे हैं यहां पर, ये ग्रेफाइट की रॉड ली हमने और यहां पर ये दूसरी रॉड है ग्रेफाइट की। अब इसमें बैटरी से जोड़ दिया हमने, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको बोलते हैं एनोड, एनोड, और इसे बोलते हैं कैथोड, कैथोड, कैथोड इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, एनोड कैथोड। माइनस वाले को जब डीसी वोल्टेज यानी बैटरी से आपने जोड़ दिया इन दोनों को, अब इसमें इनको डुबाया हमने सोडियम क्लोराइड, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड, मेल्टेड है, पिघला हुआ है, तो Na प्लस और Cl माइनस में हमने ये टूट जाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इस तरह से विद्युत अपघटन कराया जाता है। प्लस प्लस वाला किस पे जाएगा? आपका माइनस पर, और ये माइनस वाला Cl जो है वो किस पे जाएगा? इस पे, प्लस पे। समझ में आ रहा है? Cl माइनस इस पे जाएगा प्लस पर और Na प्लस इस पे जाएगा माइनस पर। तो क्या बनेगा? हम सीधा सीधा रिएक्शन लिखे दे रहे हैं। सोडियम क्लोराइड है आपके पास और दो ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल, ये विद्युत अपघटन कराइए, विद्युत अपघटन। तो क्या बनेगा? Na प्लस इस पे जाएगा तो सोडियम बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम Na ठोस रूप में, प्लस Cl2 गैस बनेगी, क्लोरीन क्या बनेगी? गैस बनेगी। तो ये किस पे मिला? ये कैथोड पे मिला, क्योंकि ये प्लस था तो प्लस माइनस पे जाएगा कैथोड पे, और ये माइनस था तो ये प्लस पे जाएगा। तो ये कैथोड पे मिला और ये एनोड पे मिला। तो ये से कहते हैं विद्युत द्वारा अपघटन, और ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो ऊष्मा या प्रकाश द्वारा नहीं टूट पाते। उसके लिए केवल कौन काम करेगा? केवल विद्युत काम करेगी। वहां पे जैसे कहते हैं ना, जहां सुई काम आ जाती है वहां तलवार काम नहीं आती है, जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। तो जहां पर प्रकाश काम आएगा वहां विद्युत काम नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से अगर आप इसको गर्म करो जल को, तो गर्म करने पे तो जल ही बनेगा, जल की वाष्प बनेगी। लेकिन उसको अगर आप विद्युत अपघटन करते हैं बिजली द्वारा, तब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। क्लियर? तो ये हो गया विद्युत अपघटन, तीनों बता दिए। अब तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। जो थर्ड है आपकी वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। कॉपर है आपके पास, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है एक्वस। एक्वस को बोलते हैं जलीय विलयन, AQ। इसका होता है ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, AQUEOUS। एक्वस माने होता है जलीय विलयन, यानी जो जल में जिसको घोल के बनाया हो, जैसे चीनी को पानी में घोल दिया तो वो क्या होगा? उसका चीनी का जलीय विलयन होगा। प्लस इसमें हमने लोहे की कील डाल दी। लोहा क्या होता है?
ठोस होता है, सॉलिड, सॉलिड माने ठोस, तो क्या होगा, रखे रहने दो उसको। तो नई अगर आपने चमकती हुई कील ली है लोहे की, तो उस पर तांबा जम जाएगा, तांबा जम जाता है, यानी ये लोहा इस SO4 कॉपर को हटा देगा कि जाओ इधर हटो, यहां से डिस्प्लेस कर देना, यानी बनेगा FeSO4 प्लस Cu। तो अब बताइए, कहते ना हटा दिया, जैसे देखा होगा आपने क्रिकेट टीम में जो कम सक्रिय प्लेयर होता है, कम अच्छा खेलता है, यानी कि वो अच्छा नहीं खेलता है, तो उसको हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, एक अच्छे प्लेयर द्वारा। तो यहां पर पावरफुल यानी अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, Fe, उसने कॉपर को हटा दिया। इसके लिए सक्रियता श्रेणी के कौन ज्यादा सक्रिय है कौन कम सक्रिय है, उसको हमें सीरीज को देखना पड़ेगा, उसको हम नेक्स्ट आपको चैप्टर में बताएंगे। तो यहां देखिए, इसको हटा दिया है, आयरन जो होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है किससे, कॉपर से। तो ये क्या है, आयरन, लोहा, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है। ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट। तो विस्थापन तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसमें कि इन अभिक्रियाओं में अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके साथ के साथ, धातु कम सक्रिय धातु को, कम सक्रिय धातु को, ये अधिक सक्रिय है ये कम सक्रिय है, और कम सक्रिय को किससे अलग करेंगे, ये लवण का विलयन है, कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी कि कम सक्रिय धातु जो है विस्थापित हो जाती है। ये लवण है, तो ये लवण के जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया वहां से, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। और भी देख सकते हो आप विस्थापन अभिक्रियाओं में, जैसे एक और देखिए, Zn जिंक है, ये प्लस H2SO4, H2SO4 क्या होता है, ये अम्ल होता है, अम्ल का जलीय विलयन, तो यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है, जिंक ज्यादा सक्रिय है, तो ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन हट गई, ये गैस का साइन है, क्योंकि गैस हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठती है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना तीर कहां से आ गए, अर्जुन का तीर है, ऐसा नहीं है, ये किसका है, गैस का है। तो ये क्या हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं। इसका नीला रंग होता है, वो नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि कॉपर अलग हो जाता है। वीडियो में हमने एक तो विस्थापन अभिक्रिया देखा, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रियाएं। अभी जो दो और अभिक्रियाएं हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपके ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट दूसरा हो जाएगा, उसमें कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।